नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न होते हैं। लेकिन आज के टेस्ट में प्रश्नों की संख्या आपकी 75 है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बता दीजिए, आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही हो तो हम लोग ये स्टार्ट करें। आ रही है तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को हाय हेलो, जितने लोग आते हैं भाई वो आते रहें, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? सभी का जवाब साथ में आना चाहिए, बिल्कुल से साथ में, एक दूसरे की नकल कोई नहीं करेगा। और नंबर डाल लीजिए, इसके बाद ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। 1 का C, 2 का C, इस प्रकार से आंसर आपको देना है। तो बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका 1 का C हो जाएगा। आपकी 8 बोलियां हैं, ठीक है। 8 बोलियों में खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली, बघेली, बांगरू। बांगरू कौन सी होती है? हरियाणवी, एवं आपकी छत्तीसगढ़ी। ये मिला के कुल मिला के आपकी जो होती हैं, आपकी 8 बोलियां होती हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका C हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? यह आपका पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई के द्वारा रचित किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। भाई किसका कौन सा विभाजन नहीं है? देखो, आधुनिक युग में पढ़ा होगा, भक्ति काल भी पढ़ा है, रीत काल भी पढ़ा है। बिल्कुल राइट जवाब है आपका, D नंबर आपका हो जाएगा, संयुक्त काल। ये कोई काल विभाजन आपका नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। D नंबर आपका बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। इसका अर्थ आप समझ नहीं सकते हैं, हो सकता है काफ़ी बच्चे समझते हों। मतलब क्रियापरिणित जो आपके जो कारक होते हैं, कारक, उनकी बात कह रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा A नंबर, कारक, ठीक है। कारक कितने होते हैं? तो हमने बताया था कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं, तो इसको समझ लीजिए। बस ये होता है कि क्रिया को करने वाला, ठीक है, ऐसे कहेंगे, साधारण शब्दों कह सकते हैं क्रिया को करने वाला। जैसे राम ने पत्र लिखा, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका अर्थ आपका एक कारक हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है भाई? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपके यहाँ पर देखो, चूड़ी अच्छी थी, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, योजक क्रिया है। कैसी है? योजक। चूड़ी अच्छी थी, क्या अच्छी थी? चूड़ी अच्छी थी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी उसकी गुणों की भी बात कर रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, चूड़ी अच्छी थी, अर्थात यहाँ पर आपकी योजक क्रिया हो जाएगी। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए सुनीता सुंदर है ना, वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ी है। यहाँ पर ये 3 तो नहीं होंगे, ऑप्शन आपका ये योजक क्रिया आपकी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, कह रहा आपसे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्रिया क्या होती है? 6 का जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि साध्विक सकर्मक धातु, ये कह सकते हैं सकर्मक, या ऐसे समझिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि हंसवाना, हंसना होता है हंस, ठीक है, हंस है। और अगर यहाँ पर क्रिया में कह सकते हैं प्रत्यय जोड़ दिया जाए, वाना जोड़ दिया जाए, हंसवाना हो जाएगा ना, हंसवाना, पिटवाना। तो कह सकते हैं ये प्रत्यय जोड़ा गया है मूल क्रिया में, ठीक है, मूल क्रिया में। हंस आपकी क्या है? एक आपकी अकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये जो आपकी बन जाएगी, वो आपकी बन जाएगी, कह सकते हैं कि प्रणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर जो मूल अकर्मक है तो आपकी हो जाएगा साधित सकर्मक आपकी धातु। C नंबर इसका जवाब हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए।
यहाँ पर जो हंस है, हंस ये आपका कर्मक होती है, इसमें से प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी प्रणर्थक हो जाएगी। लेकिन प्रणर्थक एक वर्ड होता है आपका साधित, अर्थात ये जो आपकी हो जाएगी सी नंबर, साधित सकर्मक धातु है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर कह रहा है सारंग ले सारंग कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? सारंग ले सारंग कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई चोट। देखो आपको एक वर्ड मिल रहा है सारंग 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 सारंग, अर्थात यहाँ पर एक शब्द है और आपके कह सकते हैं बार बार मिल रहा है ना। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। सी नंबर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव, जवाब दीजिए बिल्कुल सभी लोग साथ में। गुड इवनिंग सभी लोग को बता दें कि ये जो क्लास होती है वो आपकी 8:30 बजे चलती है। 8:30 बजे से डेली आप लोग आ जाया करिए। जो 9 बजे क्लास चलती थी वो आपकी 8:30 बजे से है, जो कि लाइव अब चलती है। ठीक है, तो जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ये संबंधित आपके विभत्स से। ठीक है, जुगुप्सा मतलब घृणा। ठीक है, घृणा मतलब किसी ऐसी वस्तु को देखकर जिसके मन में आपके घृणा आ जाए। जैसे खा मांस चाट लेते थे चटनी से बहते बेटे, आपने पढ़ा होगा है ना, वही आपका विभत्स रस, ये कह सकते हैं आपका जुगुप्सा के स्थायी भाव का विभत्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? 9 का जवाब दीजिए भाई। तो देखो आपने पढ़ा होगा चौपाई, दोहा और आपका सोरठा, ये 3 पढ़े हैं ना। यहाँ पर आपने दृष्टांत क्या पढ़ा होगा भाई? दृष्टांत आपका अलंकार पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ए नंबर, ये आपका छंद का प्रकार नहीं है, ए नंबर नहीं है। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादी संधि किस मूल भेद हैं? अर्थात ये जो आपके प्रकार हैं किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपके स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी बी हो जाएगा स्वर संधि, बी हो जाएगा स्वर संधि। अगला जवाब है आपका यहाँ पर दिया है समास, आपको यहाँ पर बताना है समास। समास है आपका क्या? पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट हो जाना, अर्थात कह सकते हैं कि एक पद से दूसरी ओर, अर्थात यहाँ पर आपका अपादान हो रहा है, अपादान कारक है और जो कारक होते हैं वो आपके तत्पुरुष में होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपने चुना है सी तो बिल्कुल सही है, जिनका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला जवाब दीजिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बता दिए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? मतलब कि 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, अर्थात यहाँ पर संख्यावाची होता है आपका द्विगु समास, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 13 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, बिल्कुल सही है। चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको मिला था। 1961 में आपके पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कह सकते हैं ये जो आपका चिदम्बरा है आपका 1958 में पहला संस्करण इनके द्वारा आपका हो गया था, नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, चिदम्बरा के लिए इनको कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला जवाब दीजिए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वही हमने आपको बताया था हिंदी, और हिंदी में हमने आपको कह सकते हैं कि आपकी सौर श्रेणी 3 आपकी सौर श्रेणी थी, अर्धमगधी और मगधी। तो इनमें से सौर श्रेणी में जो आपका ब्रज भाषा आता है वो आपके आता है किसमें? सौर श्रेणी में आता है। 14 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, सौर श्रेणी अपभ्रंश से आपका विकसित हुआ है। ठीक है, और ये ब्रज भाषा किसके अंतर्गत? तो आपके पश्चिमी हिंदी का एक प्रकार है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का एक क्या है? प्रकार है। पश्चिमी हिंदी में हमने बताया था कि हर जो कह सकते हैं 5 आपकी बोलियां होती हैं, तो वो अब सभी जो होती हैं वो सौर श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, चले अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको दिया है गद्यांश,
और देखो गद्यांश हमने बता दिया कि गद्यांश में आपके दिया है 15 से 19 तक, अर्थात जितने भी प्रश्न हैं ये आपके कह सकते हैं खाते में जुड़ चुके हैं, क्योंकि गद्यांश हमने बताया दिया कि पर्सनल इसको वीडियो बना देंगे, या जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 19 तक हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय का लॉस नहीं करेंगे। चलिए अगला जवाब यहाँ पर आपको देना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप को आपको चिन्ह लगाना है। देखिए भाई यहाँ पर दिया है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर आपको त्रुटि दिख रही होगी और त्रुटि क्या है इसमें आपको बताना है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, क्या त्रुटि है या नहीं? त्रुटि है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बी नंबर में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? तो देखो यहाँ पर दिया है श्रेष्ठतम, ये आपका सबसे, जबकि श्रेष्ठतम का मतलब ही होता है सबसे अच्छा। इस प्रकार से यहाँ सबसे लगाना कोई उचित नहीं था, इस प्रकार से बी यहाँ पर आपका कह सकते हैं गलती थी। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर गलती थी, अर्थात श्रेष्ठतम के साथ कभी भी सबसे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका 21 नंबर है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या जवाब यहाँ पर क्या त्रुटि है नहीं है आपको बताना है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं। बिल्कुल राइट जवाब है बी नंबर। क्यों? प्रातः काल का मतलब ऑलरेडी होता है सुबह का समय। जब समय यहाँ पर आपको दिया है, अर्थात यहाँ भी समय दिया है और ये समय दिया है, तो प्रातः काल के समय ऑलरेडी समय जुड़ गया है, तो इस प्रकार से ये समय लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर समय आपका नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो भाई विसर्जन है, यहाँ पर आपको दिख गया होगा आंसर, कह सकते हैं कि काफ़ी बच्चे पढ़े हैं शायद इस टेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है सी नंबर में विसर्जन, विसर्जन नहीं होता भाई, विसर्जित होता है। ठीक है, विसर्जित होता है, विसर्जन नहीं होता। यहाँ पर देवी देवताओं को विसर्जन करने नहीं जा रहे हैं, विसर्जित बोलते हैं। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका ये त्रुटि है, यहाँ पर विसर्जन नहीं होना चाहिए, विसर्जित हो जाना चाहिए था। तो सी नंबर आपका गलत है। आगे बढ़े। चलिए 8:30 बजे टाइमिंग है। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी के लिए वेलकम, सभी के लिए धन्यवाद। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दें 8:30 बजे आप लोग लाइव आया करिए। 8:30 बजे, जो रात 9 बजे क्लास चलती थी अब आपको लाइव चलती है, वही आपके 9 बजे अपलोड हो जाता है पूरा तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब टाइमिंग क्या है, 8:30 बजे लाइव का टाइमिंग है। यहाँ पर दिया है मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। क्या त्रुटि है या नहीं? जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई। आप लोग साथ में जवाब नहीं देते हैं, एक दूसरे का नकल करते हैं। 23 का जवाब बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, डी नंबर। यहाँ पर कोई त्रुटि आपकी नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है आपकी। ठीक है, 23 का जवाब डी हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर अगला जवाब आपका है कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो भाई शुद्ध गाय कोई होती है क्या? ऐसा आपने पढ़ा है कोई शुद्ध गाय होती है? गाय तो सभी शुद्ध होती है ना। तो यहाँ पर आपको जो गलती है आपकी मिल गई होगी। गलती क्या है आपके? 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने लिखा थी उसकी दुकान पर शुद्ध घी, मतलब कह सकते हैं गाय का शुद्ध घी। ठीक है, यहाँ पर आपका शुद्ध यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, गाय का शुद्ध घी मिलता है, इस प्रकार से लिखा होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका बी। यहाँ पर त्रुटि है, शुद्ध शब्द को पहले ही लगा दिया गया है। ठीक है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये प्रकार होना चाहिए था। चलिए, पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि 25 से 29 हैं। आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 4 समानार्थक वाक्य दिए हैं, कहावत आपकी है, बताना है आपको। बताइए भाई 25 नंबर जवाब दीजिए कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका जवाब दीजिए। पत्थर को जोंक नहीं लगती अर्थात ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? हाथी को कोई प्रभाव नहीं होता है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, डी नंबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, डी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? विहंगम दृष्टि,
विहंगम दृष्टि होती है मतलब आप लोग देखते हैं एग्जाम के समय होता है ना, तो आप लोग बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को होता है बिल्कुल सरसरी निगाह से देख लेते हैं, बोलते हैं सरसरी निगाह से देख लो। तो विहंगम दृष्टि होती है आपकी सरसरी नज़र होती है। ठीक है, डी नंबर आपको हो जाएगा सरसरी नज़र, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए। काटो जो खून नहीं, यहाँ पर हो जाएगा काटो तो खून नहीं, यहाँ पर हो जाएगा काटो तो खून नहीं। बताइए भाई, काटो तो खून नहीं इसका मतलब क्या होता है? काटो तो खून नहीं, यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। पीड़ा शांत हो जाना नहीं, बिल्कुल निर्जीव हो जाना नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। काटो तो खून नहीं अर्थात आपका हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना इसका जवाब दीजिए। एक आंख ना भाना अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी, बिल्कुल अच्छा ना लगना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए। उंगली उठाना, उंगली उठाना का जवाब दीजिए। सभी लोग साथ में दीजिए। 8:30 बजे रात टाइमिंग है, 8:30 बजे लाइव का टाइमिंग है, टाइम का ख्याल रखा करिए। उंगली उठाना अर्थात ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, दोष की ओर संकेत करना आप लोगों ने हाई स्कूल में वाक्य में प्रयोग करना आपने सीखा था, है ना, कि मान लीजिए इसका अगर प्रयोग किया जाए, है ना, कि किस प्रकार से कि किसी के द्वारा उस पर उंगली उठाने की नौबत ना आए, ऐसी कोई बात होती है। तो सी नंबर आपका हो जाएगा दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, अगला जवाब आपको देना है यहाँ पर। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? यहाँ पर बताना है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। 35 का जवाब, तो भाई 35 का जवाब आपको यहाँ पर देना है, और 35 का जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? श्लिष्ट योगात्मक आपकी भाषा है। 35 का सी हो जाएगा। हिंदी आकृति की दृष्टि से कह सकते हैं यहाँ पर आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा, सी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ किस प्रकार का स्वर है? 36 का जवाब दीजिए। उ किस प्रकार का है? तो भाई उ आपका है पश्च संवृत स्वर, पश्च संवृत, ऑप्शन आपका डी है, तो बिल्कुल सही है, पश्च संवृत हो जाएगा। ठीक है, पश्च संवृत हो जाएगा। ठीक है, पश्च संवृत। ठीक है, क्यों? कि जिस संवृत द्वारा स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च संवृत कहते हैं। ठीक है, तो उ जब बोलोगे तो आपका जीभ का थोड़ा अगला वाला भाग काम करेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए। 37 का जवाब। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिल्कुल सिंपल है, ABC ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है। 37 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने बताया था 3 ABC अर्थात अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां होती हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला जवाब दीजिए। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? बहुवचन के रूप में जाना जाता है, ऐसा कौन सा आपको कह सकते हैं? ये आपका कह सकते हैं प्रत्यय है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है? 38 का जवाब दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ओ जो आपका है ये आपका हमेशा आपके बहुवचन में ही पाया जाता है। ठीक है, ओ मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कैसे, राष्ट्र धन ओ, राष्ट्र धन ओ अर्थात राष्ट्रों हो जाता है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आपका जुड़ता है जो प्रत्यय वो आपके हो जाएगा यहाँ पर ए। किसी भी एक वचन में अगर ये जोड़ दिया जाए तो बहुवचन जो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र का जवाब दीजिए। कुशाग्र का मतलब हो जाएगा कि अर्थात उसके गुणों की बात हो रही है ना। आप लोगों ने गुणवाचक विशेषण पढ़ा होगा जिसमें से उसके गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर राइट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? गुणवाचक, डी नंबर, बिल्कुल राइट जवाब है। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका डी, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्तिकालीन, तो देखो यहाँ पर आपका है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, और ये आपके जो आते हैं ये आपके सगुण भक्ति धारा में आते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन सा? ए नंबर,
बिहारी, बिहारी जो आपके हैं ये आपके रीतकालीन कवि हैं। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। रीतकालीन कवि आपके कौन है? बिहारी। ये आपके भक्तिकालीन नहीं है, तो ए नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो कि आपके कह सकते हैं यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन आपके हैं, और ये भी जो टेस्ट आप लगा रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आपको इनको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आपके कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हो। तो यहाँ पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। अब यहाँ पर पूरब उत्तर ऐसे बोला है ना, तो इस प्रकार से अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ये आपका पूरब होता है और आपका ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण। तो ये वाला जो होता है आपका इसे बोलते हैं, आप इसे देखो, इसे बोले ईशान बोल देते हैं। पूरब और उत्तर के बीच को ईशान, और दक्षिण पूरब को देखो ये आपका दक्षिण है, इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोले आग्नेय बोलेंगे। ठीक है, और अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम वाले में ये जो आपका हो जाएगा यह बन जाएगा वायव्य बन जाएगा। ठीक है, वायव्य। और जो आपका होता है यहाँ पर ये शेष बचा हुआ है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? इसे बोलते हैं नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, और आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू शब्द का बहुवचन, तो भाई चाकू का बहुवचन क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है कि चाकू का हमेशा चाकू ही होता है, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही है। चाकू का चाकू ही होता है बहुवचन। ठीक है, चाकू मत कर देना गलती से भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो भाई छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं भाई? इन्हों बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। अर्थात देखते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, छंद शास्त्र में इसे यति अथवा इसका विराम या विश्राम कहते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी कौन सा हो जाएगा? बहिर्मुखी का वेरी नाइस ऑप्शन, राइट आपका बी हो जाएगा। बहिर, ये ऑप्शन आपका इसका कह सकते हैं, ये आपका इसका उपसर्ग है। जैसे आपने पढ़ा होगा बहिर्गत, बहिर्गमन, है ना, बहिर्मुखी, इसमें आपका होता है बहिर। ऑप्शन राइट आपका बी, वेरी नाइस। चलिए एक साथ क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए एक साथ। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में हमने आपको पहचान बताया था। ठीक है, कौन सा पहचान है? यहाँ पर जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए? 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 5 का ऑप्शन राइट आपका डी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, क्योंकि जो शब्द आपका है ये आपका कह सकते हैं ये आपके इस सब्जियों से घर से निकला वर्षा होने लगा, अर्थात इस जो अनुवाद है इसको जोड़ता है। कुछ कंजंक्शन आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए साथ में। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ये देखो क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बिहारी। ठीक है, बिहारी आपके कह सकते हैं ये आपके भक्तिकालीन नहीं है, आपके रीतकालीन के कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो रचना है कौन सी? बिहारी सतसई, अर्थात 700 दोहों का संकलन है। ठीक है, अच्छा, इनके दोहों में एक पॉइंट होती है, विशेषता होती है कि इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, जो कि गागर में सागर भरते हैं, है ना। चलिए अगला जवाब देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा भाई? हर्ष का विलोम यहाँ पर दिया है खुशी, विषाद, और यहाँ पर आपका 2 और दिया है उल्लास और आनंद। तो भाई हर्ष का विलोम क्या होता है? बी। हर्ष का विलोम हो जाएगा आपका विषाद हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन जोड़ दिया था ताकि टेस्ट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, क्योंकि आज के टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कम पड़ रही थी, इस कारण से। चलिए अगला जवाब दीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन राइट आपका बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा,
वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से तैयारी सभी सब्जेक्ट की करिएगा भाई, तभी आनंद आएगा। चलिए अगला बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जवाब क्या हो जाएगा? खिसियानी बिल्ली क्या हो जाएगा? खिसियानी बिल्ली मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। 9 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई, सभी को बता दें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे रात है लाइव की। ठीक है, चलिए अगला जवाब आपका है, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका बी, निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बताइए कि रति किसका होता है? तो रति होता है श्रृंगार रस का। ठीक है, श्रृंगार रस का। चलिए अगला जवाब दीजिए भाई। अगला जवाब आपका यहाँ पर है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है ना? तो देना है अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा? कर्म कारक है, संप्रदान संबंध है, और आपके यहाँ पर दो और होंगे संप्रदान कारक। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, संप्रदान कारक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, और चिन्ह आपका को के लिए होता है। ठीक है, जैसे राजा सेवक को कंबल दे रहा था, अर्थात यहाँ पर आपका कंबल देना यहाँ पर एक संप्रदान कारक होगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर अगला जवाब आपका आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, योगदान में कौन सा समास है भाई? बिल्कुल राइट है, 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, तत्पुरुष समास। ठीक है, योगदान में अर्थात योगदान का जो समास विग्रह करेंगे तो बनेगा योग का दान। ठीक है, योगस्य दाना बोलते हैं। ठीक है, तो योगदान में आपका हो जाएगा कौन सा? ये खष्टी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तैयारी है। चलिए अगला जवाब दीजिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 13 का जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो को प्रथम कह सकते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात कह रहा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास संबंध जो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा आपका एक आधार स्तंभ है, और इसमें 17 सर्ग हैं। कितने हैं भैया? इनमें 17 सर्ग हैं, जिनमें से श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रजवासी गोपी और गोपियां राधा की विरह अनुपत्ति को वर्णन करते हैं। ठीक है, और यह आपके कह सकते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये शायद रिपीट हो गया दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है कौन सा? देखो संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन सा? छ, त्र, ज्ञ और परिश्रम वाला स्रा। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका डी नंबर है, ये आपका फा आपके संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। ऑप्शन राइट आपका डी बिल्कुल सही है। सभी का जवाब बिल्कुल आ रहा है। अब तैयारी लग रहा है कि बिल्कुल जोरों शोरों से हो रही है। इस बार को देखो लोअर पीसीएस में अगर किसी ने थोड़ा सा चूका खा गया है तो अब आपको जूनियर असिस्टेंट में चूका नहीं खाना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब है कि अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? 19 का जवाब ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। देखो जिस क्रिया का सिद्धांत होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने की पहले पाया जाए, ठीक है, और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पढ़ने का कार्य पहले हो रहा है, अतः यहाँ पर कह सकते हैं पढ़कर जो आपकी है ये पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम क्या होता है? 20 का ऑप्शन राइट आपका काटना का होता है कर्तन। बिल्कुल नाइस क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाब है सी नंबर, कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, समुद्र का पर्यायवाची। सभी के जवाब आना शुरू हो गए हैं। पर्यायवाची भाई क्या? 21 का ऑप्शन राइट, समुद्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी,
अर्णव। देखो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये आपका होता है। समुद्र के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे कि आपके पारावार, अवधि, नसीद, वरीस, आस भी होते हैं, इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका अर्णव, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सौदामिनी। सौदामिनी के पर्यायवाची बताइए, सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो भाई किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है आपका, डी नंबर विद्युत। याद रखिएगा सौदामिनी शब्द पर्यायवाची जो है आपकी विद्युत का है। और भी इसके पर्यायवाची होते हैं जैसे चंचला, चपला, दामिनी, ताड़ित, क्षण प्रभा आदि होते हैं। ठीक है, चलिए सौदामिनी शुद्ध शब्द नहीं है, या आपका कह सकते हैं सौदामिनी। यहाँ पर जो आपका होता है ये आपका होता है। ठीक है, इस प्रकार से सौदामिनी लिखा था लेकिन सौदामिनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। चलिए पूछा गया है शुद्ध वर्तनी लिखिए। यहाँ पर आपका लिखा है ऊपर लिखित। बताइए भाई ऊपर लिखित किस प्रकार से लिखे हैं? ऊपर लिखित कौन सा? डी नंबर आपका सही है भाई, डी नंबर आपका है। ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर ही लिखित अर्थात छोटी र में मात्रा छोटी री चढ़ेगी। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कौन सा अव्यय है? 24 का जवाब दीजिए। 24 का जवाब आपका यहाँ पर आ गया कौन सा? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। यहाँ पर कारण का बोध हो रहा है, कारण क्यों वो लाचार है क्योंकि, अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, कारणवाचक है। ठीक है, कारणवाचक है क्योंकि वो अंधा है। ठीक है, तो कारण हो जाएगा डी नंबर। भाई यहाँ पर 9 बजे लगभग यहाँ पर बच्चे जो 9 बजे जुड़ रहे हैं उनको बता दें 8:30 बजे से क्लास जुड़ती है। ठीक है, 8:30 बजे से लाइव क्लास होती है। अब काफ़ी बच्चे 9 बजे की मतलब पहले लाइव जो क्लास रहती थी 9 बजे रहती थी ना, तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, तो 9 बजे जुड़ रहे हैं तो उनको बता दें 8:30 बजे से लाइव क्लास आपकी चलने लगी है, तो 8:30 बजे से लाइव आ जाया करिए। चलिए अगला है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है? जैसा शब्द जो आपका है वो किस प्रकार का है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा सिर्फ पूछा है। 25 का जवाब, तो 25 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए। ये आपका कह सकते हैं कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा जो है वो आपका विशेषण व्याकरण कोटि का है। देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, तो वहाँ पर आपका सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर आपका व्याकरण कोटि आपका विशेषणात्मक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कामायनी महाकाव्य के रचयिता। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो भाई कामायनी महाकाव्य के रचयिता ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में सी नंबर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये आपके महाकाव्य के रचयिता हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। इस प्रकार से जवाब दोगे तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एक साथ में जवाब आते हैं। चलिए अगला जवाब आपका है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई? तो भाई जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है बी तो बिल्कुल सही है, दावानल है। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि यह कह सकते हैं, दावानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली को जठराग्नि बोलते हैं, समुद्र में लगने वाली को बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, चलो वेरी नाइस, आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, तो भाई जातिवाचक कौन होती है? कामायनी होगी, आम होगा, रसीला होगा या वकील? जातिवाचक, जातिवाचक ऑप्शन राइट आपका डी वकील। याद रखिए वकील शब्द आप जो आपका है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। देखो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं, है ना। जैसे पद होते हैं, कोई कार्य होता है, इस प्रकार जो शामिल होते हैं, तो इस प्रकार के व्यवसाय वगैरह वो आपके जातिवाचक में आते हैं। अगला जवाब दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? 29 का जवाब दीजिए सभी लोग साथ में। 29 का जवाब बिल्कुल राइट है, आंसर आपका सी हो जाएगा रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करते हुए दोनों में आभेद बताया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, ये देखो उपमा की तरह रूपक में उपमेय तथा उपमान दोनों अलग अलग कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, क्वेश्चन आपका अगला है परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? 30 का जवाब परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है दूर, उल्टा, कम।
इस प्रकार से कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं या दूर कह सकते हैं या कम कह सकते हैं। तो आंसर राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर उल्टा। पारा का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर आपकी वाक्य के अशुद्ध भाग अर्थात त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। कह रहा आपसे धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। त्रुटि आपको बताइए है त्रुटि, मिल गया होगा जवाब, बिल्कुल सही है। आपके यहाँ पर दिया है आपका बी नंबर त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर दिया है व्यर्थ का प्रयोग होने के बाद विकल्प में जो आपका बी दिया है बेकार, ये बेकार इसका कोई मतलब निकलता है। धनवान को व्यर्थ, तो इसका तो आंसर निकल रहा है। बेकार में इसका क्या अर्थ निकल रहा है, नहीं, अर्थात इसी से काम चल जा रहा है। इस प्रकार से बेकार लगाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर कह सकते हैं आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द, लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। 32 का जवाब ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, एरा प्रत्यय है। ठीक है, ए नंबर एरा प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर कह रहा आपसे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। 33 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर इंद्रजीत, बिल्कुल सही है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है। ठीक है, और जबकि इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री कहते हैं। जितेंद्री किसे कहते हैं, जो इंद्रियों को जीत लेता है। दोनों का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई। जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे बोलते हैं कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। जबकि समान वर्ग में होता है उसे बोल देते हैं सवर्ण। ठीक है, सवर्ण बोलते हैं जो समान वर्ग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, 35 का जवाब अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, तो देखो अघोष वर्ण मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका है अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए आंसर आपका यहाँ पर मिल गया है डी नंबर सा। देखो कह सकते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा का खा गा घा उनमें। ठीक है, तो सा जो आपका आता है ये वाला सा, तो ये जो सा आपका आता है किस में होते हैं, अघोष में आते हैं। वो जो आपका हा होता है वो आपकी कह सकते हैं किस में जाता है, सघोष में चला जाता है। अर्थात उस व्यंजन में जो आपके ये तीन होते हैं सा ये आपके अघोष में आते हैं, और जो सघोष में आता है वो आपका ये वाला उसमें चला जाता है सघोष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, जवाब दीजिए। राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है। राम ने खाना खाया होगा कौन सी क्रिया है। 36 का जवाब दीजिए। राम ने खाना खाया होगा 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। जरूरी नहीं कि खाया है या नहीं खाया, अर्थात क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य का होना प्रकट हो पर संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, आंसर राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे निम्न में से संधि है। संधि आपका दिया है आपका एतमन मुरारी में जो आपका संधि है कौन सी है भाई। इसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो आपका बनेगा एतत धन मुरारी। क्या बनेगा, एतत धन मुरारी। अर्थात यहाँ पर जो आपका है वो आपका है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि आपकी है। ठीक है, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। जब पानी बरसता है, इसका सिर्फ इतना बताना है, जब पानी बरसता है। यहाँ पर आपका है क्या, तो देखो पानी बरस भी रहा है, क्रिया भी है, विशेषण भी है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। 2-4 क्वेश्चन और बाकी आपके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है। 39 का जवाब दीजिए भाई। 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। चार चंद की चंचल किरणता, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो बार बार हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है,
राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है। 40 का जवाब दीजिए सभी लोग, साथ में जवाब दीजिए इसका। राम की गाय चरती है, तो यहाँ पर राम की गाय अर्थात का, की, के, रा, री, ने आपने पढ़ा है जो होता है आपकी संबंध कारक में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर संबंध प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को करण से पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा।